हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई सब लोग? बढ़िया। तो बेटा अपना मॉड्यूल सॉल्यूशन चल रहा था, उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर की अपन बात कर रहे थे, परमाणु की संरचना की। इसमें बेटा स्टेज 1 बात हो रही थी। स्टेज 1 में जहां तक मुझे बेटा याद है, अपना क्वेश्चन 1 से लेके 100 तक अपन बेटा बात कर चुके हैं। आज अपन बेटा क्वेश्चन 101 से 125 मतलब 101 से 125 को करेंगे और इसी के साथ बेटा अपनी आज स्टेज 1 भी खत्म होगी। डन। तो बेटा स्टेज 1 का क्वेश्चन नंबर 101 बात कर रहा हूं। क्या बोलता है 101 क्वेश्चन, एक बार देखिएगा। 101 बोलता है हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन। निम्न में से किसने इलेक्ट्रॉन चक्रण की अवधारणा को बताया? तो बेटा आपको पता है 4 क्वांटम नंबर होते हैं, एन, एल, एम, एस। तो बेटा हमारे को एस के लिए किसने बताया था उसकी बात कर रहा हूं। तो एस के लिए बेटा हमारे को अनहेल्बेक और गोल्डस्मिथ ने बताया था। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। श्रोडिंगर तरंग समीकरण, श्रोडिंगर मैकेनिकल वेव से हमारे को, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हमारे को जो क्वांटम नंबर मिले थे वो केवल एन, एल और एम मिला था, एस नहीं मिला था। स्पिन क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या श्रोडिंगर ने नहीं बताया था। याद रखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। श्रोडिंगर ने 3 ही बताए थे, एन, एल, एम। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मतलब मुख्य क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और द्विगुंशी क्वांटम संख्या, केवल ये 3 हमको बताए थे। समझ में आती है क्या बात बेटा? तो क्वेश्चन 101 का बेटा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। जल्दीबाजी में हम फर्स्ट लगा देते हैं। याद रखिएगा श्रोडिंगर ने स्पिन नहीं बताया था। डन। क्वेश्चन 102 बेटा क्या बोलता है देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सबशेल इज नॉट वैलिड। निम्न में से कौन सा उपकोष लागू नहीं होगा, मान्य नहीं है? तो क्वेश्चन 102 की बात कर रहा हूं बेटा। क्या होता है 101 अपन बात कर चुके हैं। 102 बोल रहा है कौन सा सबशेल वैलिड नहीं है। चारों ऑप्शन देखते हैं बेटा, चारों ऑप्शन क्या दिए उसके अकॉर्डिंग अपन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट दिया है आपको 2D, सेकंड दिया है आपको 4F, थर्ड दिया है आपको 6P, फोर्थ दिया है आपको 3S। बेटा इन सब में हम N और L की वैल्यूज चेक करेंगे। तो बेटा N और L की वैल्यूज क्या आ रही है उसके अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे। बेटा आगे लिखा हुआ नंबर N को बताता है, याद रखिएगा। और बेटा L की वैल्यू बात करें तो याद रखिएगा L की वैल्यू जो होती है, S के लिए 0 होती है, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3 होती है, फिक्स है। समझ में आ गई बात बेटा? तो यहां पे बेटा अपन बात करें तो बेटा D के लिए कितनी आएगी 2, F के लिए आएगी 3, P के लिए आएगी 1 और S के लिए आएगी 0। करेक्ट है बेटा बात? तो बेटा यहां पे अपन बात करें तो कौन सा वैलिड नहीं है, कौन सा वैलिड है, ये चेक करना है। तो बेटा पहली बात तो याद रखिएगा N और L की वैल्यू कभी भी सेम नहीं हो सकती है। N और L की वैल्यू सेम नहीं होती है, तो बेटा 2D ही वैलिड नहीं है। बाकी देखिएगा हमेशा रिलेशन याद रखना जो अपन बात करते हैं, N L के इक्वल नहीं हो सकता, N L से छोटा नहीं हो सकता, N केवल और केवल L से बड़ा होगा। समझ में आ गई बात? ये बाकी नहीं होंगे, ये क्रॉस है। तो इधर भी N L से बड़ा है, इधर भी बड़ा है, इधर भी बड़ा है, तो ये तीनों तो वैलिड है। 2D आपका वैलिड नहीं है क्योंकि यहाँ पे N और L इक्वल है। N और L इक्वल नहीं हो सकता। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर मतलब मुख्य क्वांटम संख्या और द्विगुंशी क्वांटम संख्या बराबर नहीं हो सकती है। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 102 था। अपन आगे बात करते हैं क्वेश्चन 103 की। क्या बोलता है देखिएगा। 103 बोलता है m इज इक्वल टू -2 और s इज इक्वल टू +½ ये दो दे रखे हैं हमारे को। ये किस कक्षक के लिए सही है, किस ऑर्बिटल के लिए सही है, इसकी बात कर रहा है। तो बेटा आपको 4 ऑप्शन दिए, चारों ऑप्शन को चेक करो। बेटा फर्स्ट ऑप्शन दिया है आपको 3S, सेकंड ऑप्शन दिया है बेटा आपको, इधर देख लीजिए, ये फर्स्ट ऑप्शन दिया है 3S। चारों ऑप्शन के लिए बात करेंगे। सेकंड ऑप्शन दिया है 4F, थर्ड ऑप्शन दिया है 5P, फोर्थ ऑप्शन दिया है 6S। बेटा एक तो आपको ये पता है कि L की वैल्यू S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3 होती है। और बेटा याद रखिएगा M की वैल्यू L पे डिपेंड करती है। M की जो वैल्यू होती है
वो एल पे डिपेंड करती है। इधर मैं एल की वैल्यू की बात करूं 0, एफ के लिए 3, पी के लिए 1, इसके लिए 0। एम की वैल्यू की बात करूं तो एम की वैल्यू क्या होती है बेटा, माइनस एल से प्लस एल होती है, ये आपको बेटा पता होना चाहिए। सही बात है। तो 0 है तो इसका 0 ही रहेगा, 3 है तो -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 हो सकती है। डन बेटा। 1 है तो -1, 0, +1 हो सकती है, 0 है तो 0 ही रहेगी। राइट बेटा। तो यहां पे बेटा अपन बात कर रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज मतलब m इज इक्वल टू -2, s इज इक्वल टू +12 किसके लिए करेक्ट है। तो बेटा अपन बात करें m की वैल्यू -2 इधर नहीं आई है, ये भी नहीं है, इधर नहीं आई, ये भी नहीं है, इधर नहीं आई, ये भी नहीं, केवल ये करेक्ट है। यहाँ पे -2 वैल्यू आ रही है तो बेटा ये 4f ऑर्बिटल के लिए सही बात है। तो 103 का अपन बात करें तो सेकंड ऑप्शन बेटा इसका करेक्ट होगा। डन बेटा। तो इसका सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा, 4f इसका करेक्ट होना चाहिए। बेटा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 104 की बात करते हैं। 104 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 5 एंड m इज इक्वल टू 3। अपन से नॉट ट्रू पूछा है बेटा, एक तो इस चीज का ध्यान रखें, जल्दी जल्दी में अपन गलत पढ़ लेते हैं। अपन से असत्य पूछा है, सही नहीं है ये पूछा है, ध्यान रखिएगा। तो नॉट ट्रू की बात कर रहे हैं, n इज इक्वल टू 5 और m इज इक्वल टू 3। तो बेटा जब n 5 है तो बेटा l क्या क्या हो सकता है, l बेटा 0, 1, 2, 3, 4 हो सकता है। लेकिन m की वैल्यू 3 बता दी तो l आज 4 नहीं होगा। 4 क्यों नहीं होगा, क्योंकि m की वैल्यू 3 बताई है तो n आपका 0, 1, 2, 3 में से हो सकता है। तो इसका बेटा आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आएगा, 104 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। n बोलता केवल ये नहीं बोलता जब तो 4 तक होता, लेकिन 3 बोल दिया, इसका मतलब l फिर आपका केवल 3 तक जाएगा, क्योंकि m की वैल्यू -l से +l तक होती है, ये आपको मैं बता चुका हूं। डन बेटा। इसके बाद बेटा क्वेश्चन आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 106 क्या बोलता है। 106 देखिएगा, एंगल बिटवीन p ऑर्बिटल इज, p कक्षकों के मध्य कोण कितना होता है। तो बेटा आपको पता है p ऑर्बिटल 3 होते हैं जनरली, px, pz और py। 3 ऑर्बिटल है, तीनों एक्सिस पे होते हैं। तो तीनों एक्सिस पे यदि अपन ऑर्बिटल बात करें x, y और z, तो बेटा एंगल याद रखिएगा, इनका जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। आप बोलोगे सर इसका बेटा दो एक्सिस तो प्लेन में होती है, एक बेटा इसके परपेंडिकुलर बाहर होती है, तो तीनों आपस में 90 डिग्री पर होती है। तो इसका बेटा 90 डिग्री करेक्ट है, 106 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आएगा 90 डिग्री। समझ में आती है बात बेटा। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 107 की बात करते हैं। 107 क्या बोलता है देखिएगा, आपको बोलता है 2p एंड 3p ऑर्बिटल आर नॉट डिफरेंट विद रिस्पेक्ट। 2p और 3p ऑर्बिटल कक्षक किसके लिए भिन्न भिन्न नहीं है। तो बेटा दोनों में p है, मतलब दोनों ऑर्बिटल दोनों की आकृति समान होगी, शेप समान होगी। तो बेटा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, दोनों की शेप समान है। समझ में आ गई बात, ये डिफरेंट नहीं है। सेकंड देखो साइज अलग अलग होगा, क्योंकि n इज इक्वल टू 2p में तो 2 है, 3p में 3 है, तो अलग अलग हो गया। एनर्जी अलग अलग होगी, क्योंकि n प्लस l की वैल्यू अलग अलग आएगी। वैल्यू ऑफ n अलग अलग है, एक के लिए 2 है, एक के लिए 3 है। तो इसलिए बेटा 107 क्वेश्चन जो है इसमें डिफरेंट क्या नहीं है, मतलब सेम क्या है, p ऑर्बिटल है। p ऑर्बिटल का मतलब उनकी शेप सेम है। तो बेटा क्वेश्चन 107 का आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। डन। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 108 की बात करें। 108 क्या बोलता है देखिएगा, 108 बोल रहा है आपको वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 3, मतलब n की वैल्यू 3 है, मुख्य क्वांटम संख्या का मान 3 है, देन टोटल पॉसिबल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तब चुंबकीय क्वांटम संख्याओं के कुल संभव मान है। बेटा एक चीज याद रखिएगा, जो चुंबकीय क्वांटम संख्या होता है, मैग्नेटिक नंबर होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वो कक्षकों के बारे में बताता है, ऑर्बिटल के बारे में बताता है।
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जितनी वैल्यू होती है उतने ऑर्बिटल्स होते हैं। समझ में आ गई बात? तो बेटा वैसे n में आपको पता है, ये फॉर्मूला सर ने बताया होगा कि n के अकॉर्डिंग अपन बात करें तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करूं तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मतलब कुल कक्षकों की संख्या की बात करूं तो कितने होंगे, n स्क्वायर का मतलब 9। और बेटा टोटल कक्षक, टोटल ऑर्बिटल इसमें 9 है, इसका मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो टोटल वैल्यूज है वो 9 वैल्यू आएंगी। तो बेटा इसमें अपन बात कर लेते हैं, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए 108 का। ध्यान से सुनिएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर चुंबकीय क्वांटम संख्या के जितने कुल मान होते हैं वो कक्षकों की संख्या को बताते हैं। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के टोटल 9 मान है तो कक्षक भी टोटल कितने होंगे, 9। तो आपसे यहाँ पे टोटल कक्षक, टोटल ऑर्बिटल नहीं पूछ के आपसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के टोटल वैल्यूज पूछ ले। क्वेश्चन का डिफरेंस समझना, आपसे चुंबकीय क्वांटम संख्या के कुल मान पूछे, चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान नहीं पूछे, उसके कुल मान कितने हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के टोटल कितनी वैल्यूज है, वैल्यूज कौन सी है ये नहीं पूछी, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज पूछिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। तो इसका बेटा आपका 108 का ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 109 की बात कर रहा हूं। 109 बोलता है इफ एजीमुथल क्वांटम नंबर L इज इक्वल टू 2, L इज इक्वल टू 2 है, देन वैल्यू ऑफ n विल नॉट बी, तब n की वैल्यू नहीं हो सकती। तो बेटा आपको एक चीज पता होनी चाहिए, n और l इक्वल नहीं हो सकता, n l से छोटा नहीं हो सकता, n l से बड़ा होगा हमेशा। तो l यदि 2 है तो n की वैल्यू 2 नहीं हो सकती। तो बेटा फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग है। 3, 4, 5, n की वैल्यू 3 भी हो सकती है, इससे ज्यादा है, 4 भी हो सकती है, 5 भी, इसके इक्वल और इससे कम नहीं हो सकती। तो 0, 1 और 2 नहीं हो सकती। तो 2 आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, फोर्थ ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आती है क्या बात बेटा? आगे बात करूं इसमें, तो अब बेटा अपन इसमें क्वेश्चन नंबर 110 की बात कर रहे हैं। 110 हमको क्या बोलता है देखिएगा, इफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन इज 1s7 then it would have energy lower than of normal ground state configuration 1s2 2s2 2p3 because the electron would be closer to nucleus yet 1s7 is not observed because it violate। इसने सिंपल सा बोला है कि नाइट्रोजन का हम जो विन्यास लिखते हैं 1s2 2s2 2p3 लिखते हैं, 1s7 नहीं लिखते हैं। 1s7 लिख दें तो कौन से नियम की अवहेलना होगी, कौन सा हमारा रूल वायलेटेड होगा। तो बेटा इसके अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए 1s7 यदि आप लिखते हो, क्वेश्चन 110 की बात कर रहा हूं, यदि आप 1s7 लिख देते हो तो s ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन आपको भरने पड़ेंगे। तो क्या बेटा 7 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है? नहीं। पाउली ने हमें बोला था, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली के अपवर्जन सिद्धांत में आप लोगों ने पढ़ा था कि एक कक्षक, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, और वो दोनों इलेक्ट्रॉन भी अपोजिट स्पिन के होने चाहिए। तो बेटा इसका पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, ये नियम लागू नहीं होगा। समझ में आ गई बात बेटा? तो 110 क्वेश्चन का आंसर आपका बेटा थर्ड ऑप्शन होना चाहिए जो अपन ने बेटा बात की। चलो आगे। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 111 की बात करते हैं। क्या बोलता है देखिएगा, 111 बोलता है आपको बेटा 2 इलेक्ट्रॉन है ए और बी, इनके लिए क्वांटम नंबर्स गिवन है, तो आपको बताना है ए और बी की एनर्जी से रिलेटेड बात करनी है। अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है बेटा, वही एनर्जी से रिलेटेड आ गया। तो बेटा ए और बी 2 इलेक्ट्रॉन है, उनके लिए एन, एल, एम और एस की जो वैल्यूज है उनकी बात कर रहा हूं। इधर है 3, इधर है 20, इधर है -20, इधर है +12। समझ में आ गई बात बेटा? तो ए और बी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर्स मैंने बता दिए हैं आपको। इनके लिए n+l की वैल्यूज देखें, n+l की वैल्यूज क्या आती है। तो बेटा इधर आएगी, ए के लिए तो n+l की वैल्यू क्या आएगी देख लीजिए, ए के लिए और बी के लिए n+l की वैल्यू देख रहा हूं, तो ए के लिए तो आएगी 3 और 2 5,
बी के लिए आएगी 3 और 0 3। तो बेटा ये आपके पास n+l की वैल्यूज आ गई, राइट बेटा। ए के लिए आ गई 5, बी के लिए आ गई 3। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं एनर्जी ऑफ ए इज मैक्सिमम और ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ बी। यही तो है, एनर्जी ए की बी से ज्यादा है। तो बेटा ऑप्शन देखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन बोलता है ए एंड बी हैव सेम एनर्जी, सेम नहीं है बेटा, रॉन्ग है। सेकंड ऑप्शन बोलता है ए हैज मोर एनर्जी देन बी, ये बात बेटा सही है, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। आगे वाले भी देख लो। थर्ड ऑप्शन बोलता है बी हैज मोर एनर्जी देन ए, बेटा ये रॉन्ग है। फोर्थ बोलता है ए एंड बी रिप्रेजेंट सेम इलेक्ट्रॉन, बेटा सेम इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये तो आपका है 3d और ये है 3s। 3d और 3s बात कर रहे हैं क्योंकि l d के लिए 2 होता है, s के लिए 0 होता है, तो बेटा इलेक्ट्रॉन भी अलग अलग है। तो इसका बेटा आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। समझ में आती है क्या बात बेटा? तो एक बार इसको रफ कर देते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं इधर अपन। क्वेश्चन 111 तक बात हो गई है, क्वेश्चन 112 पे बात कर रहे हैं। 112 बोलता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन ग्राउंड स्टेट ओनली हुंड्स रूल इज वायलेटेड। तो बेटा एक एक को एक बार बना लेते हैं जिससे मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं। आपको बोल रहा है इनमें से कौन से में हुंड नियम की अवहेलना हो रही है, हुंड रूल वायलेटेड हो रहा है। देखिएगा बेटा कैसे बना रखा है आपको। तो बेटा इसमें हमारे को बताना है कौन सा रूल, हुंड रूल किसमें वायलेटेड हो रहा है। बेटा हुंड रूल क्या बोलता है कि जब तक पेयरिंग नहीं होगी, जब तक कि सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं चला जाए। हुंड ने बोला था कि जब तक युग्मन नहीं होगा, जब तक कि सब में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं चला जाए। तो बेटा यहाँ पे देखिएगा ये वाला बेटा हुंड रूल को वायलेटेड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे पहले तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए, उसके बाद युग्मन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पहले ही पेयरिंग हो गई। इसका मतलब बेटा आपका हुंड रूल जो है वो वायलेटेड हो रहा है। समझ में आती है क्या बात बेटा? तो बेटा ये अपन ने देखा कि हुंड रूल यहाँ पे वायलेटेड हुआ है। इसके बाद बेटा अपन आगे बात करें क्वेश्चन 113 पे। क्वेश्चन 113 क्या बोलता है एक बार देखते हैं। क्वेश्चन 113 बोल रहा है बेटा आपको नंबर the Avvo principle implies that a new electron will enter an orbital for which Avvo principle के अकॉर्डिंग नया इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो कहां पे आएगा। तो बेटा याद रखिएगा जब भी अपन इलेक्ट्रॉन भरते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल देखें तो याद रखिएगा जो एनर्जी होती है वो आपकी n+l के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और यदि कोई दो उपकोष, दो सबशेल के लिए n+l की वैल्यू सेम आ जाती है तो उस केस में वो स्पेशल केस होगा। उस केस में जो आपकी एनर्जी होगी, ऊर्जा होगी, वो n के प्रोपोर्शनल होगी। कब? जब n की वैल्यू सेम आ जाए। ये कंडीशन मैंने आपको बता दी। जब दो ऑर्बिटल के लिए n+l की वैल्यू सेम आ रही है उस केस में अपन ये रूल लेंगे, अदरवाइज अपन हमेशा ये रूल लेंगे। क्लियर है बात? समझ में आ गई है? इसका ऑप्शन आपको पता है। जैसे मान लीजिए मैंने बात की 3p और 4s, तो 3p के लिए भी n+l की वैल्यू 4 आएगी, 4s के लिए भी n+l की वैल्यू 4 आएगी। तो इसमें पहले किसको लिखेंगे? 3p को, उससे ज्यादा आएगा 4s।
क्योंकि जब दो ऑर्बिटल, दो कक्षक, दो उपकोश के लिए n+l की वैल्यू सेम आ जाती है तब हम फिर n के अकॉर्डिंग बढ़ते हैं। समझ में आती है क्या बात बेटा? तो इसके बाद बेटा अपन क्वेश्चन नंबर 114 की बात करते हैं। 114 क्या बोलता है? फॉर द एनर्जी लेवल इन एन एटम विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ये बोल रहा है एक परमाणु में ऊर्जा के स्तरों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो बेटा अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, देखते चलिएगा। बेटा ऑप्शन 1 बोल रहा है द 4s सब एनर्जी लेवल फॉर हाइड्रोजन इज लोअर एनर्जी देन 3d एनर्जी लेवल। बेटा 4s और 3d की बात करूं, 4s के लिए n+l की बात करूं तो 4 + 0 4 आएगा, 3d के लिए 3 + 2 5 आएगा। तो बेटा इसमें n+l की वैल्यू 4 इसके लिए 5 इसके लिए है, तो 4s और 3d में 3d की ज्यादा है 4s की कम है, यही बोला है। तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? 4s सब एनर्जी लेवल इज लोअर देन द 3s एनर्जी लेवल। बेटा लेकिन हाइड्रोजन की बात की है, याद रखिएगा। तो हाइड्रोजन में तो बेटा ये ऑर्बिटल होगा ही नहीं ना, तो हाइड्रोजन के केस में बेटा अपन इसकी बात नहीं करेंगे। यहां पे याद रखिएगा हाइड्रोजन के केस की बात की है भाई, याद रखिएगा बेटा। इसके बाद बोल रहा है आपको द m एनर्जी लेवल कैन हैव 32 इलेक्ट्रॉन्स। ये तो फर्स्ट था, ये सेकंड। बेटा k l m ये है, तो ये क्या है? n 1 2 3 ऐसे चलेगा। तो m का मतलब 3 हो गया, n की वैल्यू, n की वैल्यू 3 है, तो टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं? 2n² हो सकते हैं। तो यहां से अपन देखें तो 18 आएंगे, और ये कितने बोल रहा है? 32 बोल रहा है, तो ये भी रॉन्ग है, 18 होने चाहिए। थर्ड ऑप्शन की बात करूं, द सेकंड प्रिंसिपल एनर्जी लेवल कैन हैव 4 सब एनर्जी लेवल एंड कंटेन मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। सेकंड प्रिंसिपल एनर्जी लेवल मतलब n = 2, तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला आपको पता है 2n²। तो बेटा कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, जबकि यहाँ 18 बोल रहा है, तो ये भी रॉन्ग है। फोर्थ बोल रहा है फॉर हाइड्रोजन। बेटा हाइड्रोजन के केस की बात कर लेना तो इंपॉर्टेंट है, जैसे यहां पे ऐसे तो सही है, लेकिन हाइड्रोजन के केस में बात करें तो रॉन्ग होगा। हाइड्रोजन के केस में बात कर रहा है 5th में एनर्जी लेवल कंटेन सेम सब एनर्जी लेवल ऑफ इक्वल एनर्जी। सही बात है बेटा। हाइड्रोजन की बात करते हैं बेटा तो एक शेल के जितने भी सब शेल हैं उनकी सबकी एनर्जी जो होती है बेटा वो सेम होती है। केवल हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे हैं, ओनली फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में याद रखिएगा एक शेल में जितने भी सब शेल होंगे उन सबकी एनर्जी इक्वल होगी। केवल हाइड्रोजन की बात करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। बाकी हर जगह n+l रूल लगेगा। समझ में आ गई बात? हाइड्रोजन में ऐसा इसलिए बात करते हैं क्योंकि वहां पे बेटा 1 इलेक्ट्रॉन ही होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन s p d f किसी में भी आए सेम एनर्जी लेवल को कंटेन करेगा। बेटा इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 115। 115 आपको क्या बोल रहा है देखते हैं। 115 बोल रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट आर पेयर्ड कंटेनिंग क्वांटम नंबर l = 1 m = 0 इन फॉस्फोरस। तो बेटा l = 1 m = 0 ऐसे क्वांटम नंबर हो, फॉस्फोरस एटम की बात कर रहा है। इसको एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। तो ऐसे में बेटा इनमें आपको l = 1 m = 0 वाले इलेक्ट्रॉन देखने जो युग्मन हो, जो पेयर्ड हो। तो बेटा यहां पे देखिएगा l = 1 किस किस के लिए आएगा? तो s के लिए, p के लिए, d के लिए, f के लिए। l की वैल्यूज जो होती हैं 0 1 2 3 ये होती हैं बेटा। डन बेटा, करेक्ट। तो बेटा यहां पे मैं बात करूं तो L1p के लिए आएगा, तो ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, तो एक तो ये बचा, एक ये बचा। यहां पे बेटा 3 ऑर्बिटल हैं, 3 में 6 इलेक्ट्रॉन। यहां पे बेटा 3 ऑर्बिटल है, 3 में एक एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हुंड के रूल से भरेंगे। बेटा m की वैल्यू यहां पे बेटा -1 0 +1, यहां भी -1 0 +1। तो बेटा 0 वाले एक तो ये आए, एक ये आए। तो बेटा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। ये वाला पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा क्वेश्चन अपना था 115, इसमें l = 1 m = 0 वाले फॉस्फोरस परमाणु में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? केवल 2 इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ गई बात? तो कंडीशन l = 1 मतलब p, तो हमने देखा p ये है,
इनमें m इज इक्वल टू 0, एक तो ऑर्बिटल इधर होगा, एक इधर होगा, एक एक कक्षक। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक, तो एक वाला पेयर्ड नहीं है, अनपेयर्ड है, अयुग्मित। ये युग्मित है, तो ये वाला हमारा आंसर आएगा। बेटा क्वेश्चन 115 के बाद अपन आ गए क्वेश्चन 116। क्या बोलता है देखिएगा, P और D ऑर्बिटल एग्जिबिट स्फेरिकल सिमेट्री व्हेन दे आर कंप्लीट और हाफ फिल्ड विच शो स्फेरिकल सिमेट्री। बोल रहा है P और D कक्षक यदि गोलाकार सममिति रखते हैं, चाहे वो अर्धपूरित हो और पूर्णपूरित तब रखेंगे, तब इनमें से निम्न में से कौन सा उपकोष, कौन सा कक्षक गोलाकार सममिति रखता है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं बेटा, कौन कौन से चारों ऑप्शन दिए हैं आप लिख लो। फर्स्ट दिया है Na, सेकंड दिया है C, थर्ड दिया है Cl माइनस, फोर्थ दिया है Fe। बेटा इनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 1s2 2s2 2p6 3s1, 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 होता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया तो 3p6 आ जाएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 होगा, क्योंकि Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 26 है। अपन को बोल रहा है P और D हाफ फिल और फुल फिल होगा, वो हमारा आंसर होगा। तो यहां पे देखिएगा बेटा S है तो ये रॉन्ग हो गया, ये P है लेकिन ये हाफ फिल नहीं है, अर्धपूरित नहीं है। बेटा P में आप याद रखिएगा 3 ऑर्बिटल होते हैं, हाफ फिल का मतलब तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गए तो उसे बोला जाएगा हाफ फिल्ड, अर्धपूरित। फुल फिल मतलब तीनों में पूरे इलेक्ट्रॉन आ गए, डबल डबल आ गए, 6 आ गए, तो ये हो जाएगा बेटा आपका फुल फिल मतलब पूर्ण पूरित। समझ में आ गई बात। ऐसे ही डी में बात करें तो बेटा डी में 5 ऑर्बिटल आते हैं, यदि सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये हो जाएगा बेटा आपका हाफ फिल, और यदि सब में पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये हो जाएगा बेटा आपका फुल फिल, पूर्ण पूरित। समझ में आ गई क्या बात बेटा। तो यहाँ पे P में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ना तो हाफ फिल ना फुल फिल, ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला स्फेरिकल सिमेट्री आप तब मानोगे जब या तो हाफ फिल हो या फुल फिल हो। यहाँ पे हमने देखा P में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो हाफ फिल और फुल फिल है ये, तो ये बेटा अपना आंसर होगा। ये भी नहीं होगा, D में 6 है, या तो 5 होते या 10 होते, ये भी नहीं होगा। तो अपना बेटा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होना चाहिए, थर्ड। P में हाफ फिल का मतलब P3 होना चाहिए, फुल फिल का मतलब P6। D में हाफ फिल का मतलब D5 होना चाहिए, फुल फिल का मतलब D10 होना चाहिए। समझ में आ गई बात। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, Cl माइनस आपका आंसर आएगा। बेटा आगे बात करते हैं, क्वेश्चन 117 की बात करते हैं। क्या बोलता है देखिएगा, 117 बोल रहा है व्हेन 4f लेवल इज कंप्लीटली फिल्ड द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू। बेटा जब 4f की बात करूं तो इसके लिए n+l की वैल्यू देखो कितनी होगी, 4 + 3 7 होगी। क्यों होगी बेटा, s के लिए 0 होता है, f के लिए l 3 होता है, और 4 पहले, ये 4 और 3 कितने आ जाएंगे 7। तो अब इसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर होगा, तो चारों ऑप्शंस को आपको बेटा देखना पड़ेगा। तो चारों ऑप्शन में बेटा ये 5s है, ये 6s है, ये 5d है, ये 5p है। तो बेटा इनके सबके लिए अपन n+l की वैल्यूज चेक करूं तो बेटा देखिएगा कितनी कितनी आएगी। इसके लिए 5 + 0 5 आएगी, इसके लिए 6 + 0 6 आएगी, इसके लिए 5 + 2 7 आएगी, इसके लिए 5 + 1 6 आएगी। समझ में आ गई बात बेटा। तो आपको जब 4f के बाद में इलेक्ट्रॉन आएगा तो 4f के बाद में ये 7 है, तो इससे ज्यादा एनर्जी है, इस एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, तो 5 वाला तो नहीं आएगा, 6 वाला नहीं आएगा, ये आंसर। तो सर 7 7 वाला इसके बाद क्यों आएगा, क्योंकि बेटा जब 2 के लिए n+l की वैल्यू सेम हो जाती है तो पहले जिसका n छोटा है वो आएगा, इसमें 4 है, बाद में जिसका n बड़ा है वो आएगा, इसका 5 है, इसलिए ये 5 है, ये 4 है, ये बड़ा है, n की वैल्यू ज्यादा है इसलिए बाद में आएगा। तो इसका मतलब अपना थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, 5d आपका बाद में आएगा। ये मैंने आपको यहां बताया था कि जब 2 के लिए n+l की वैल्यू सेम आ जाती है तो पहले वो लिखते हैं जिसका n छोटा हो,
बाद में वो लिखते हैं जिसका n बड़ा हो। मतलब जब दो सबशेल दो कोश के लिए n प्लस एल की वैल्यू सेम आ जाए तब हम n के बेस पे लिखते हैं, n के आधार पर लिखते हैं। तो ये बेटा अपने पास क्वेश्चन 117 था। अब बेटा क्वेश्चन 118 की बात कर रहा हूं। क्या बोलता है? मैक्सिमम 3D इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग S इज इक्वल टू प्लस हाफ में बी। अधिकतम 3D इलेक्ट्रॉन कितने होंगे जिनमें S प्लस हाफ हो? बेटा आपको पता होना चाहिए D में टोटल 5 कक्षक होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। बेटा इनमें अधिकतम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बेटा टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स में से याद रखना 5 इलेक्ट्रॉन तो होंगे S इज इक्वल टू प्लस हाफ वाले और 5 इलेक्ट्रॉन होंगे S इज इक्वल टू माइनस हाफ वाले। समझ में आ गई बात? तो D में जब अपन बात करते हैं तो मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उनमें 5 तो होंगे प्लस हाफ वाले और बाकी रिमेनिंग 5 जो होंगे वो आपके होंगे बेटा माइनस हाफ वाले। समझ में आती है क्या बात बेटा? चलूं आगे। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन 118 था जिसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, 5 आंसर आना चाहिए। तो एक बार बोर्ड रफ करते हैं फिर अपन आगे की बात करते हैं। बेटा आज क्वांटम नंबर के क्वेश्चन आए हैं, NLMS। आई होप आपको समझ में आए होंगे। बेटा टॉपिक आपका एक पढ़ा हुआ होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत आएगी भाई। समझ में आ रही है बात? फिर भी मैं आसपास की थोड़ी थ्योरी जो है वो मैं समझाता चल रहा हूं, लेकिन जरूरी है कि आपको क्वेश्चन बेटा क्लियर हो क्या रहा है। बेटा उन बच्चों को ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा जिन्होंने एक बार क्वेश्चन करके देखे हों, ठीक है? तो इसलिए बोलता हूं बेटा कि अपन जो क्वेश्चंस करने वाले हैं उनको आप पहले दिन ही निकाल के सॉल्व करके देख लिया करो, जिससे आपको समझ में आ जाए कि हाँ भाई हमारी गलती कहाँ हो रही थी, सर ने क्या कॉन्सेप्ट लगाया, हमने क्या गलती की है। बेटा इससे आपके अंदर ज्यादा इंप्रूवमेंट, ज्यादा परफेक्शन आएगा। बेटा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 119, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या बोलता है देखते हैं, इंपॉर्टेंट है भाई और मुझे उम्मीद है आप सब लोगों को ये पूछना भी होगा। सही बात है ना? देख लेते हैं। एन एटम कंटेन 2k 8l 8m 2n इलेक्ट्रॉन। एक एटम, एक परमाणु का ये एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स बोल रहा है। इसमें बेटा आपको बताना है ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनके लिए m 0 हो और s प्लस हाफ हो। इनमें से आपको वो इलेक्ट्रॉन बताने हैं जिनके लिए m 0 s प्लस हाफ हो। इनमें टोटल ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को आपको काउंट करके बताना है। बेटा एक तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, k का मतलब फर्स्ट शेल, l का मतलब सेकंड, m का मतलब थर्ड, n का मतलब फोर्थ। k का मतलब फर्स्ट कोश, l का मतलब सेकंड कोश, m का मतलब थर्ड कोश, n का मतलब फोर्थ कोश। ये आपको पता होना चाहिए। इनको बेटा मैं यदि लिखूं तो देखिएगा क्या होगा। K का मतलब बेटा हो गया 1s2, L का मतलब हो गया 2s2 2p6, M का मतलब हो गया 3s2 3p6, N का मतलब हो गया 4s2। समझ में आ गई बात बेटा? तो आपको बेटा ये पता लग गया K का मतलब क्या है, L का मतलब क्या है, M का मतलब क्या है, N का मतलब क्या है। राइट बेटा, ये बात समझ में आ गई। अब बेटा मैं इनको इलेक्ट्रॉन्स को लिख रहा हूं जिससे अपना थोड़ा क्लियर हो मामला चल क्या रहा है। इस 1s का मतलब हो गया बेटा ये, इधर बात करूं बेटा तो ये 2s2, ये 2p6। डन बेटा, ये 2s2, ये 2p6। इसकी बात करूं बेटा ये 3s2, ये तो 3s2, ये 3p6। इसकी बात करूं बेटा ये 4s2। समझ में आ गई क्या बात बेटा? तो आपको बेटा एक एटम में टोटल इलेक्ट्रॉन्स पता लग गए। आपको इनमें कौन से ढूंढने हैं जिनके लिए m 0 हो। बेटा m 0 किसके लिए होगा? जिसका l 0 हो, क्योंकि हमको पता है बेटा m जो होता है वो माइनस l से 0 से प्लस l होता है। मेरे को m 0 चाहिए तो यदि l 0 होगा तो m भी क्या आ जाएगा 0। और l 0 किसके लिए होता है बेटा? s ऑर्बिटल के लिए होता है, s कक्षक के लिए होता है। s कक्षक के लिए ध्यान रखिएगा m और l क्या हो जाते हैं बेटा? 0 हो जाते हैं। तो बेटा
इसके लिए m0 होगा, इसके लिए m0 होगा। डन। एक बेटा p में भी बेटा ध्यान रखिएगा, m की बात करें तो m की वैल्यू -1 0 +1 होगी, तो एक यहां पे मिलेगा, एक यहां पे मिलेगा, एक यहां पे मिलेगा, एक यहां पे मिलेगा। डन। तो L0 किस किस के लिए होगा? S के लिए और P के लिए। क्यों? S के लिए तो 0 होगा ही, ये बात तो आपको क्लियर हो ही गई। P के लिए बेटा आपको पता होना चाहिए क्या, देख लीजिए बेटा, जब अपन बात करेंगे तो S के लिए तो 0 आ ही जाएगा। P के लिए बेटा M की वैल्यू बात करेंगे तो M ध्यान रखिएगा -1 0 +1 होता है, तो एक ऑर्बिटल ऐसा आएगा जिसके लिए M0 होगा। तो बेटा अब आपको S = +½ वाले देखने, तो बेटा यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक +½ वाला, एक -½ वाला, यहाँ पे 2 है, एक +½ वाला, एक -½ वाला, यहाँ पे M की वैल्यू -1 भी है, 0 भी है, +1 भी है। हमको 0 वाले की बात करनी है। 0 वाले के लिए मैं बात करूं तो बेटा यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक +½ वाला होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन +½ वाला होगा, यहाँ पे वही बात, एक इलेक्ट्रॉन +½ वाला आएगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन +½ वाला आएगा। तो S = +½ वाले इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे जिनके लिए M = 0, S = +½ हो। देखो ये बात अच्छे से आपको समझ में आती है या नहीं आ रही है? दोबारा समझा देता हूं। आपने बेटा पहले K L M N को लिखा और आपको पता है M0 S ऑर्बिटल के लिए होगा, S कक्षक के लिए होगा, और P में 3 कक्षक होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, उनमें M एक के लिए -1, एक के लिए 0, एक के लिए +1। तो एक कक्षक, एक ऑर्बिटल P में ऐसा होगा जिसके लिए M0 आएगा। तो बेटा टोटल कितने हो गए? यहां पे भी एक मिलेगा, यहां भी एक। अब एक ऑर्बिटल, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनके लिए S +½ और -½ होता है। हमको केवल +½ वाला चाहिए, तो 2 में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ +½ वाला, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, तो टोटल कितने मिल जाएंगे बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाएंगे जिनके लिए M = 0 और S = क्या होना चाहिए बेटा? +½ होना चाहिए। समझ में आती है बात बेटा? चलूं आगे। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 120 की बात करते हैं। क्वेश्चन 120 क्या कह रहा है एक बार देखिएगा। 120 बोल रहा है विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज मोस्ट स्टेबल। तो बेटा याद रखिएगा इसका अपना थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। आप बोलोगे सर थर्ड ऑप्शन आपको कैसे पता लगा? बेटा ये बेटा क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन है। क्रोमियम का आपको याद आ रहा हो 18 ऑर्गन 3d5 4s1। बेटा आपको जब अपन 30 एटॉमिक नंबर तक बात करें, जिंक तक बात करें, 30 परमाणु क्रमांक तक बात करें, तो उसमें कॉपर और क्रोमियम 2 तत्व ऐसे हैं, 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो स्थायित्व को, स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए अपवादित एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करते हैं। बेटा यहां पे होना तो चाहिए था 3d6 या सॉरी 3d4 4s0, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेता है और शो करता है 3d5 4s1, क्योंकि यहां डी में आपको हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन मिल गए, अर्धपूरित इलेक्ट्रॉन मिल गए। हाफ फिल्ड है ये क्योंकि डी में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी डी में हो तो 10 सकते हैं, लेकिन बेटा 5 कक्षक है, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो बेटा ये D5 हो जाएगा जो हाफ फिल्ड आएगा। और हाफ फिल्ड आपका पता होना चाहिए ज्यादा स्टेबल होता है, ज्यादा स्थायी होता है, तो इसलिए बेटा इसका ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्टेबल है, स्थायी है। समझ में आ गई बात बेटा? और वैसे याद रखिएगा अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षक बाकी की कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होते हैं। हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू अदर्स के। समझ में आ गई बात बेटा? तो कॉपर और क्रोमियम 2 एक्सेप्शन है, ये आपको ध्यान होने चाहिए बेटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 121 क्या बोलता है देखिएगा। आपको बोल रहा है 121 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन। आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? तो याद रखिएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 ये होता है। तो बेटा इसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन है देख लीजिएगा। बेटा इसमें अपन बात करें तो बेटा 1 वाले कितने हैं? 2 वाले कितने हैं? 2 और 6 8, मतलब फर्स्ट शेल फर्स्ट कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड कोश में देखो ये और ये, तो 2 6 8 और 6 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और फोर्थ कोश में 2 आएंगे, तो 2 8 14 2। ये याद रखना, ये थर्ड वाले एक साथ काउंट कर लिए हैं मैंने, 14 है।
इनको चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हो यदि डाउट लग रहा है तो। यहाँ पे लिख दो 3d6 और यहाँ लिख दो 4s2। तो ये बेटा आपका 14 तो आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा यहाँ। तो 2, 8, 14 और 2। तो बेटा 121 का फर्स्ट ऑप्शन आंसर आना चाहिए। इनको कैसे लिखा हुआ है, प्रत्येक शेल के लिए, प्रत्येक कोश के लिए बता दिया है। एवरी शेल की बात की, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8, थर्ड शेल में 14, फोर्थ शेल में 2। समझ में आ गई बात बेटा। तो अपना बेटा 121 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन 123 की बात करते हैं, सॉरी 122 की बात करता हूं। क्या बोल रहा है 122? टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कंटेनिंग पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ क्रोमियम। तो बेटा क्रोमियम के लिए आपको बताना है टोटल युग्मित और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले कितने कितने कक्षक हैं। तो बेटा क्रोमियम 24, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5। यह अभी भी आपको बताया एक्सेप्शन है क्रोमियम और कॉपर, क्योंकि स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर चुका है। डन। वैसे ये होना क्या चाहिए था, ये होना चाहिए था 4s0, 4s2, 3d4, लेकिन यहाँ पे 4 है, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर लेता है जिससे स्टेबल हो जाए, इसलिए ऐसा नहीं होके ये होगा। तो बेटा यहाँ पे युग्मित तो इनको बना के देख लो, ये 1s2 हो गया, ये 2s2 हो गया, ये 2p6 हो गया, ये 3s2 हो गया, ये 3p6 हो गया, ये 4s1 हो गया, ये 3d5 हो गया। तो बेटा यहां पे देखें अपन, तो टोटल कितने मिल रहे हैं। तो बेटा 1, 2, 3, 4, 5, देखो बॉक्स गिनने, ऑर्बिटल का मतलब बॉक्स, कक्षक। तो टोटल कितने हैं 15, जिसमें अयुग्मित, सॉरी अर्धपूरित और पूर्णपूरित ही होंगे, हाफ फील्ड और फुल फील्ड, वो सारे चेक कर लो। तो 15 मिलेंगे। ये फुलफिल है, ये फुलफिल है, ये पूरा फुलफिल है, ये फुलफिल है, ये फुलफिल है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 फुलफिल ऑर्बिटल। यदि अपन पूर्ण भरे कक्षक की बात करें तो पूर्ण भरे कक्षक आपके कितने हैं देख लीजिए, 9 है। डन। और जबकि हाफ फील्ड की बात करें, हाफ फील्ड कक्षक कितने हैं, हाफ फील्ड ऑर्बिटल, तो बेटा वो आपके हैं 1 और 5, 6। तो टोटल कितने हो गए, 15 हो गए। तो आपका बेटा इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए क्वेश्चन 122 का। समझ में आ गई बात बेटा। क्वेश्चन 123 की बात करूं, 123 क्या बोलता है देखिएगा, ऑफ वो प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल। बेटा वही बात, CU और AG के लिए एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि CU AG एक के नीचे एक आते हैं, और इनका याद रखिएगा इनकी स्टेबिलिटी इनको गेन करनी होती है। होना चाहिए इसका 4s2 3d9, लेकिन ये नहीं होकर के 4s1 3d10 होता है। ऑफ वो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होके ये होता है, क्योंकि इसे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी चाहिए होती है। सेम ऐसा इसमें होता है, इसलिए ऑफ वो प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं। इसलिए बेटा इसका सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। समझ में आती है क्या बात बेटा। चलूं आगे। इसके बाद बेटा अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 124 में। 124 क्या बोलता है देखिएगा, 124 बोल रहा है आपके पास K में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूं, L में 8 इलेक्ट्रॉन है, M में 6 इलेक्ट्रॉन है, तब S ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तब S कक्षक में कितने होंगे। तो एक बार इसको लिख लो बेटा, 2K का मतलब 1s2, 8L का मतलब 2s2, 2p6, 6M का मतलब 3s2, 3p4, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 और 6 8, 2 और 4 6 इलेक्ट्रॉन। तो S ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2, 2 4, 2 6। तो S ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, S इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कितने होंगे, 2 4 6 आएंगे। ये आपका आंसर होना चाहिए। तो 124 का बेटा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, 6 आना चाहिए। बेटा क्वेश्चन 125 की बात करूं, स्टेज 1 का लास्ट क्वेश्चन है। इन विच ऑफ दीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इक्वल टू d इलेक्ट्रॉन इन Fe+2। बेटा Fe+2 में पहले तो ये देखो d इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसका एटॉमिक नंबर 26 होता है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6,
4s2 3d6। तो यहाँ पे बेटा +2 है तो 4s 0 हो जाएगा, ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमको पता लग गया Fe+2 में जो d इलेक्ट्रॉन है वो 6 है। समझ में आ गई बात बेटा? d इलेक्ट्रॉन कितने आए? 6 आए। तो अब आपको बेटा चारों ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताना है कि किसमें d इलेक्ट्रॉन 6 इसमें तो है, बाकियों में चारों ऑप्शन में देखना है कौन सा सही है। तो बेटा मैं आपको डायरेक्ट इसका एक एक ऑप्शन देख लेते हैं जिससे आपको समझ में आता जाए। फर्स्ट ऑप्शन बोला है नंबर ऑफ p इलेक्ट्रॉन इन नियॉन। बेटा नियॉन 10 होता है, 1s2 2s2 2p6। तो इसमें बेटा p इलेक्ट्रॉन कितने हैं? p इलेक्ट्रॉन 6 है और ये 10 बोल रहा है, गलत बात। नंबर ऑफ p इलेक्ट्रॉन इन नियॉन, बेटा इसने बोला है कि चारों ऑप्शन में से किसमें d इलेक्ट्रॉन 6 है, इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल पूछा है। तो बेटा यहां पे तो अपन को बात कर रहा है इक्वल है, तो इक्वल नहीं चाहिए, 6 नहीं होने चाहिए, कम होने चाहिए या ज्यादा होने चाहिए, नॉट इक्वल पूछ रहा है। सेकंड बोल रहा है s इलेक्ट्रॉन इन mg। mg की बात करूं बेटा 1s2 2s2 2p6 3s2। तो बेटा यहां पे s इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो s इलेक्ट्रॉन आएंगे 2 और 2 4 और 2 6। तो बेटा 6 नहीं चाहिए, नॉट इक्वल बात कर रहा है, समान नहीं है ये बोल रहा है। थर्ड ऑप्शन d इलेक्ट्रॉन इन Fe में बात की बेटा, ये रहा कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे d इलेक्ट्रॉन देखे तो कितने आएंगे बेटा? 6 आएंगे, मुझे इक्वल नहीं चाहिए, ये भी रॉन्ग, तो आंसर अपना 4th आएगा। कैसे आएगा देख लीजिए। p इलेक्ट्रॉन इन Cl- की बात करूं तो बेटा ये होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 होता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया तो 3p6। तो यहाँ पे p इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 6 और 6 12। तो यहाँ पे बेटा आपको पता लग गए p इलेक्ट्रॉन 12 है। तो ये 6 और 12 इक्वल नहीं है, इसलिए ये आंसर है। उसने नॉट इक्वल बेटा आपसे पूछा था, तो एक बार ये जरूर ध्यान रखें, इक्वल पूछा है, नॉट इक्वल पूछा है, ट्रू पूछा है, नॉट ट्रू पूछा है, ये सारी बातें बेटा आपको पता होनी चाहिए। समझ में आ गई बात बेटा? तो ये बेटा अपनी कंप्लीट स्टेज 1 थी एटॉमिक स्ट्रक्चर की। एक बार इन क्वेश्चंस को दोबारा अच्छे से देखना, फिर भी बेटा कोई दिक्कत हो तो अपन डाउट काउंटर पे बात कर सकते हैं। वैसे मैंने आपको एक एक छोटी छोटी चीज बताई है। बेटा कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो पहले उससे रिलेटेड जो आपको वीडियो थ्योरी में मिला है आप उसकी थ्योरी दोबारा पढ़ें, हो सकता है आपकी थ्योरी क्लियर नहीं हो, क्योंकि बेटा क्वेश्चन मैंने आपको इजी वे में इजी तरीके से समझा दिया है। डन बेटा? तो बेटा अपने क्वेश्चन स्टेज 1 में 1 से 125 तक कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट बेटा जो अपन बात करेंगे वो स्टेज 2 की बात करेंगे। स्टेज 2 में बेटा अपन, अब मैं आपको ये चाहता हूं कि आप लोग पहले स्टेज 2 के स्टार्टिंग के क्वेश्चन सॉल्व करके देख लें, जिससे जब मैं सॉल्व कराऊं तो दिक्कत नहीं हो और आपको एक बार में समझ में आ जाए कि बात क्या कर रहे हैं। यदि आप बेटा क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं रखोगे तो बेटा आपका टॉपिक क्लियर नहीं हो पाएगा, क्वेश्चंस करने में मजा नहीं आएगा। डन बेटा? तो अच्छे से आप क्वेश्चंस करें, इन क्वेश्चंस को दोबारा देखें बेटा, दोबारा देख के बिना सोल्यूशन देखे खुद करने का ट्राई करें, आपसे क्वेश्चन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है? तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी की बातचीत बेटा अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टेज 2 स्टार्ट करेंगे, इस चीज का आप लोग ध्यान रखें। डन बेटा? तो बहुत है आज के लिए, इतना काफी है, बाकी की बातचीत नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।